नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं भाई। जहाँ तक का पहले हो गया था उसके बाद का देखते हैं अब। तो त्योहार, उत्सव, मेला और महोत्सव 2024-25 के तो स्पीडी करंट अफेयर देख रहे हैं हम लोग, जो अभी हाल फिलहाल में ही आई है। तो यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा जो आगामी एग्जाम होंगे, जैसे बिहार स्टेट है, बिहार में टीचर की वैकेंसी है। इसके अलावा यूपी में भी आपका टीजीटी, पीजीटी और जो एग्जाम होंगे, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर, स्पीडी की जो करंट अफेयर है उसको ही हम लोग कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। त्योहार, उत्सव, मेले और महोत्सव के बारे में इसमें हम देखेंगे जी। चलिए ठीक है, कौन कौन से महोत्सव आए हैं। तो सुरु समर फेस्टिवल की अगर हम बात करें, सुरु समर फेस्टिवल 2025 में ये कहाँ पर हुआ भाई? लद्दाख में हुआ है। तो ये फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? लद्दाख में हुआ। इसके अलावा 26वां दिव्य कला मेला 2025 ये आपका पटना बिहार में लगा। 26वां दिव्य कला मेला 2025 पटना बिहार में लगा है। इसके अलावा गाई जात्रा त्योहार की अगर बात करें, गाई जात्रा त्योहार 2025 ये नेपाल में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा मारबत उत्सव 2025 नागपुर महाराष्ट्र में लगा है। और बेहदेन खलम उत्सव 2025, इसके अलावा मेमोंग महोत्सव, ये दोनों के दोनों कहां पर है भाई? मेघालय में। दोनों मेघालय में आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हरेला उत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का, सॉरी उत्तराखंड का है भाई ये। पुष्कर कुंभ और रम्माण उत्सव 2025, ये तीनों के तीनों जो उत्सव हैं, हरेला उत्सव, पुष्कर कुंभ और रम्माण उत्सव 2025 उत्तराखंड के हैं। याद रखना है आपको, ये उत्तराखंड के हैं। इसके अलावा खीर भवानी उत्सव और लेवेंडर उत्सव 2025 ये जम्मू कश्मीर का है। इसके अलावा अंबुबाची मेला असम का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंबुबाची मेला। तो ये भाई आपका जो है एग्जाम में आज, इससे पहले भी आ चुका कई बार और आगे भी आने की इसकी संभावना रहती है। तो कहाँ का है? ये असम का है। बोनालू उत्सव 2025 ये तेलंगाना का है। सिरुई लिली उत्सव 2025, इसके अलावा चेराई ओबा उत्सव 2025 ये कहाँ का है? मणिपुर का है। इसके अलावा त्रिशूरपुरम उत्सव 2025 और अट्टुकल पोंगल 2025 ये आपके दोनों केरल के हैं भाई। इसके बाद बात करेंगे सरस्वती पुष्कारालू कुंभ 2025, सरस्वती पुष्कारालू कुंभ 2025 और बथुकम्मा उत्सव 2024 ये दोनों तेलंगाना के हैं। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 मिजोरम में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा न्यूकोम यूरो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश का है। और घोड़े यात्रा उत्सव की बात करें तो ये नेपाल में आयोजित किया जाता है। घोड़े यात्रा उत्सव 2025। सरहुल महोत्सव झारखंड का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा खुबानी उत्सव 2025 और जास्कर महोत्सव 2024 ये लद्दाख का है। और यात्रा उत्सव की बात करें, यात्रा उत्सव 2025 ये त्रिपुरा में है। इसके अलावा माधवपुर घेड़ मेला 2025 ये आपका गुजरात में है। हेरत पर्व 2025 की बात करें तो कश्मीर में है। और महाकुंभ 2025 आप सभी जानते ही हैं, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। जदिया स्वामी उत्सव 2025 तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। जदिया स्वामी उत्सव 2025 कहां पर लगा? ये आपका तमिलनाडु में। इसके अलावा चापचर कुट त्योहार 2025 ये मिजोरम में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2025 ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाता है। सिग्मो उत्सव 2025 की अगर मैं बात करूं तो गोवा में आयोजित किया जाएगा। और थाई पूसम त्योहार 2025 ये भी आपका तमिलनाडु में आयोजित किया गया। नाम है थाई पूसम त्योहार 2025 में आयोजित हुआ, ये भी तमिलनाडु में। अब बात करें सांभर फेस्टिवल, तो सांभर का नाम कहां पर आएगा आपका? राजस्थान में, उदयपुर में भाई। ठीक है, तो सांभर फेस्टिवल 2025 राजस्थान। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 आंध्र प्रदेश में। और पांगसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 में आयोजित हुआ कहां पर? बेंगलुरु, कर्नाटक की जो राजधानी है, बेंगलुरु में आयोजित हुआ। 22वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली में लगा। वडोदरा गुजरात, नई दिल्ली में कौन सा लगा था? 22वां लगा। और भाई वडोदरा में लगा 23वें नंबर का। इसके अलावा नागू साबा गोरेंग उत्सव की बात करें तो बाली में हुआ आयोजित इसका आयोजन। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इसके बाद ईगल नेस्ट बर्ड और लोंगटे, इसके अलावा गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के हैं सारे। ईगल नेस्ट बर्ड, लोंगटे और गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के हैं। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव आयोजित किया गया
नई दिल्ली में। और फूलों वालों की सैर उत्सव 2024, फूल वालों की सैर उत्सव 2024, ये भी आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके बाद बात करेंगे 22वां भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव। 22वां, ये 22वां है भाई। 22वां भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव रुसोमा ऑरेंज महोत्सव, ये नागालैंड में आयोजित किया गया। और खोंगजोम खोंगजोम इसके अलावा मेरा हो चोंगबा उत्सव, इसके अलावा निंगोल चाकोबा त्योहार, ये सारे कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। बली पद्दामी उत्सव कर्नाटक का है। तिरु ओनम त्योहार की बात करें तो ओणम है, ये केरल में आयोजित किया जाता है। और तिहार उत्सव के अलावा 20वां जेज मांडू संगीत महोत्सव की बात करें तो नेपाल में आयोजित किया गया है। और बोईता वंदना त्योहार, इसके अलावा बाली यात्रा उत्सव और नुआखाली, ये उड़ीसा का है भाई। याद रखना, नुआखाली मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इससे पहले भी एक दो बार ये आपका आ चुका है। चलिए जी, अब बात करेंगे तो अब जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं। जो आपके 2025 में जो कुछ जीआई टैग दिए गए हैं, तो उन जीआई टैगों के बारे में बात करेंगे भाई। चलिए जी, जीआई टैग देख लेते हैं। ये लो जी, जीआई टैग आप लोगों के सामने आ चुके हैं खुलकर। जीआई टैग, चलिए जी, तो सबसे पहले देखेंगे भाई ओजोफेनी, ये मादक पेय पदार्थ है आपका। गोवा राज्य में इसको जो है 2025 में जीआई टैग दिया गया, गोवा राज्य का है। इसके अलावा सांगरी बीन फली होती है, ये आपके राजस्थान की है, तो इसको भी आपका 2025 में जीआई टैग दिया गया है। कनडिप्या, कनडिप्या ये आदिवासी हस्तकला है, केरल की है। इसके अलावा हैंडलूम उत्पाद रिंडिया, मेघालय की है। खासी हैंडलूम की बात करें तो ये भी मेघालय की है, तो इनको भी जीआई टैग दिया गया 2025 में। इसके अलावा अमल साध चीकू जो है, ये कहाँ का है? गुजरात का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा नोलेन गुड संदेश मिठाई है, ये आपकी पश्चिम बंगाल की, तो ये कहाँ की है भाई? पश्चिम बंगाल की, याद रखना। सोदागिरी ब्लॉक प्रिंट कहाँ का है? अहमदाबाद का। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा, ये त्रिपुरा की है। इसके अलावा मिराज शहर के सितार और तानपुरा की बात करें तो ये महाराष्ट्र के हैं, इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और कुंभकोणम पान का पत्ता जो है, ये तंजावुर तमिलनाडु का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। थोवलाई फूलमाला तमिलनाडु कन्याकुमारी की है, इसको भी 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। वारंगल चपाता मिर्च, ये लाल आपकी टमाटर मिर्च भी इसको कहा जाता है, तेलंगाना की है। इसके अलावा विलोबेट जम्मू कश्मीर की है, 2025 में इसको भी जीआई टैग दिया गया है। बनारसी सहनाई की बात करें तो बनारस की है, बनारसी सहनाई। इसके अलावा घर चोला साड़ी पारंपरिक हस्तशिल्प है गुजरात का, इसको भी आपका जीआई टैग दिया गया 2025, सॉरी 2000, अच्छा इसको 2024 में दिया गया था भाई। पश्मीना ऊन की बात करें तो लद्दाख का है, 2024 में दिया गया इसको जीआई टैग। अजरक प्रिंट या अफजानी अंबाजी व्हाइट मार्बल जो है, ये गुजरात का है, 2024 का। और सांझी क्राफ्ट मथुरा का है, उत्तर प्रदेश, 2024 में इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। बांसुरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की है, गोंड पेंटिंग ये गोंड जनजाति के द्वारा बनाई जाती है, तो इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया था 2024 में। रतलाम रियावन लहसुन 2024 में इसको दिया गया। और तिरंगा बर्फी की बात करें तो वाराणसी की है, उत्तर प्रदेश की, 2024 में इसको भी आपका क्या जीआई टैग प्रदान हुआ था या प्राप्त हुआ था। मांजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग की बात करें असम की है, तो इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। और आदिवासी पोशाक रिसा त्रिपुरा की है। मातावारी पेठा ये आपका त्रिपुरा का है, पेडा 2024 में इसको दिया गया। सिल्वर फिलिग्री ये चांदी तारकसी है, उड़ीसा का है, तो इसको भी दिया गया है। इसके अलावा ढेंकनाल माजी ये मिठाई है, उड़ीसा की। इसके अलावा नरसापुर
क्रोशिया लेस शिल्प, इसको भी जीआई टैग दिया गया, आंध्र प्रदेश की है। मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश की है। और आदि अम्पोंग गेलो वस्त्र और मारुआ अपो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। नयीसी वस्त्र, इसके अलावा अंगन्यात मिलेट अरुणाचल प्रदेश के हैं। और कच्छी खरेक, ये खजूर होती है भाई आपकी गुजरात की, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए जी आगे देखेंगे। अब बात करें बेसन के लड्डू की, ये हनुमानगढ़ी उत्तर प्रदेश का है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। रेड आंट चटनी और डोंगरिया कोंध सोल, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया, कहाँ का है भाई, उड़ीसा का। इसके अलावा लांजिया साओरा पेंटिंग और खजूरी गढ़, ये भी आपका उड़ीसा का है। और सिंपली पाल काई चटनी, सिंपली पाल की जो काई है, सिंपली पाल जो आपका अभ्यारण्य है उसमें ये जो काई पाई जाती है उससे क्या बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, तो इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया, उड़ीसा का है। ढेंकनाल मगजी और नयागढ़, इसके अलावा कांति मुंडी बेगन उड़ीसा का है। और कादियाल साहड़ी और तांगेल साहड़ी ये पश्चिम बंगाल की है। गारद साहड़ी और कलोनुनिया चावल पश्चिम बंगाल को जीआई टैग प्रदान हुआ है 2024 में। रामवन अनारदाने को दिया गया था 2024 में, जम्मू कश्मीर का है भाई ये। तो ये कुछ जीआई टैग आप लोगों ने देखे। अब हम देखने वाले हैं आगे, बात करेंगे 2024-25 में कुछ प्रमुख व्यक्तियों के जिनके निधन हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो कुछ प्रमुख चर्चित व्यक्ति हैं जिनके निधन हुए हैं हाल ही में, तो उनके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ला गणेशन की। ला गणेशन की बात करें तो इनका निधन 15 अगस्त 2025 को हुआ, ये नागालैंड के राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा रामदास सोरेन की बात करें तो ये शिक्षा मंत्री थे झारखंड के, इनका देहांत हुआ। सत्यपाल मलिक की बात करें तो 5 अगस्त को इनका देहांत हुआ, पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। शिबू सोरेन का देहांत हुआ 4 अगस्त को, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ये। बसंती देवी की बात करें तो शिक्षाविद और समाज सुधारक थी, इनका निधन हो गया है। मेघनाथ देसाई की बात करें तो 29 अगस्त को अर्थशास्त्री और लेखक थे ये, इनका देहांत हुआ। अब बात करें हल्क होगन की, तो ये WWE सुपरस्टार रह चुके हैं, 24 जुलाई को उनका देहांत हुआ। और VS अच्युतानंदन की बात करें तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 21 जुलाई को उनका देहांत हुआ। एलन बर्गमैन की बात करें तो 17 जुलाई को ये ऑस्कर पुरस्कार विजेता गीतकार थे भाई, इनका देहांत हो चुका। मोहम्मदू बुहारी 13 जुलाई को नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका देहांत हो गया। वत्सला की बात करें तो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी ये वत्सना जो थी, वत्सला ये एक हथनी का नाम था, 8 जुलाई को उनका देहांत हुआ, तो याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। पीटर रुफाई की बात करें तो 3 जुलाई को नाइजीरिया के फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनका देहांत हो चुका है। शेफाली जरीवाला की अगर मैं बात करूं तो 27 जून को इनका देहांत हुआ, कांटा लगा गाने के मशहूर अभिनेत्री थी ये शेफाली जरीवाला। सलीम अख्तर की बात करें तो वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे ये, इनका देहांत भी आपका 13 जून को हो चुका है। गुलाम नबी शाह कश्मीरी गायक थे, 12 जून को इनका देहांत हुआ। विजय रूपाणी की बात करें तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका देहांत हुआ 12 जून को। और MR श्रीनिवासन की बात करें तो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे, 20 मई को इनका देहांत हुआ। जयंत नार्लिकर 20 मई को ये खगोल वैज्ञानिक थे, इनका देहांत हो चुका। और विष्णु प्रसाद की बात करें तो मलयालम अभिनेता थे, 1 मई को उनका देहांत हुआ विष्णु प्रसाद का। के कस्तूरी रंगन की बात करें तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, 25 अप्रैल को उनका देहांत हुआ। और मनोज कुमार जो दिग्गज बॉलीवुड खिलाड़ी जो है अभिनेता थे मनोज कुमार, जिनकी जो है आपका उपकार मूवी इन्हीं की है, तो 4 अप्रैल को इनका देहांत हुआ। इसके अलावा भारत के नाम से इनको जाना जाता था मनोज भारती राजा, ये एक्टर डायरेक्टर थे, इनका 25 मार्च को देहांत हुआ। जॉर्ज फोरमैन की बात करें तो 21 मार्च को देहांत हो चुका, अमेरिकी मुक्केबाज थे जॉर्ज फोरमैन। बिंदु घोष की बात करें तो तमिल एक्ट्रेस यानी कि हीरोइन थी, इनका देहांत हुआ कब, 16 मार्च को। रमाकांत रथ की बात करें तो 16 मार्च को ही प्रसिद्ध ओडिया कवि थे, इनका देहांत हो चुका। सैयद आबिद अली की बात करें तो पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर रह चुके हैं, और 12 मार्च को इनका देहांत हुआ सैयद आबिद अली का। फ्रेड स्टोल की बात करें तो 5 मार्च को इनका देहांत हुआ, ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी थे। और मायाधर राउत का देहांत हुआ आपका कब को, 22 फरवरी को भाई। ये ओडिशा की क्या थी, नृत्यांगना थी। सुक्री बोम्बा गोडा
13 फरवरी को इनका देहांत हुआ। प्रसिद्ध कन्नड़ लोक गायिका थी ये। आचार्य सत्येंद्र दास की अगर हम बात करें तो अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे ये। इनका देहांत 12 फरवरी को हो चुका है। नवीन चावला की बात करें तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। 1 फरवरी को देहांत हुआ। लतिका कट्ट का देहांत हुआ आपका 25 जनवरी को। प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। और डॉक्टर के रामचंद्र की बात करें तो 17 जनवरी को उनका देहांत हो चुका। एरोस्पेस इंजीनियर थे। पी जयचंद्रन का देहांत हुआ 9 जनवरी को। प्रसिद्ध ये पार्श्व गायक थे। डॉक्टर आर चिदम्बरम की बात करें तो भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार रहे हैं भाई ये। 4 जनवरी को उनका देहांत हुआ। मनमोहन सिंह की बात करें, भारत के 14वें प्रधानमंत्री, 2004 से लेकर 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले जो है भारत के वित्त मंत्री भी रहे और आरबीआई बैंक के गवर्नर भी रहे। तो 26 दिसंबर को उनका देहांत हो चुका। ओसामू सुजुकी की बात करें तो 25 दिसंबर को देहांत हुआ। सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन थे। श्याम बेनेगल की बात करें तो प्रसिद्ध निर्देशक थे और 23 दिसंबर को उनका देहांत हो चुका। ओम प्रकाश चौटाला ये हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं भाई और हरियाणा के जो है दिग्गज नेता थे। तो 20 दिसंबर को इनका देहांत हुआ है। तो ये कुछ व्यक्ति थे जिनका जो है 2025 में देहांत हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं, आगे जो बात करेंगे तो आगे बात होगी अब किसके बारे में भाई, उनको देख लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे चर्चित व्यक्ति इसके अलावा जिनका और भी देहांत हुआ है तो 2024-25 के, उनके बारे में भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए जी, तो बात करेंगे उस्ताद जाकिर हुसैन की। उस्ताद जाकिर हुसैन की अगर मैं बात करूं तो ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। क्या थे भाई? प्रसिद्ध तबला वादक। तो उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक थे। इनका देहांत हुआ 15 दिसंबर को। एस एम कृष्णा की बात करें तो 10 दिसंबर को ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका देहांत हुआ। शशि रुइया का देहांत हुआ। एसआर समूह के चेयरमैन थे। 26 नवंबर को इनका देहांत हो चुका। एच एस बेदी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस यानी कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रह चुकी हैं। 21 नवंबर को उनका देहांत हुआ। वरदाराकर कमला राव की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध मर्दंगम विद्वान थी। इनका देहांत हुआ। दिल्ली गणेश की बात करें तो 9 नवंबर को इनका देहांत हुआ, दिल्ली गणेश का। और तो तमिल फिल्मों के ये एक दिग्गज अभिनेता माने जाते थे। हरिंदर सिंह सोढ़ी का देहांत हुआ 9 नवंबर को। भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी थे। पंडित राम नारायण की बात करें तो 9 नवंबर को उनका देहांत हुआ। प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। शारदा सिन्हा की बात करें तो 5 नवंबर को सुप्रसिद्ध लोक गायिका थी। इनका देहांत हो चुका। रोहित मल की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर को इनका देहांत हुआ। मशहूर भारतीय फैशन डिजाइनर ये थे। डॉक्टर रोहिणी गोडबोले का देहांत 25 अक्टूबर को हुआ। प्रख्यात भौतिकीविद थे। अतुल परचुरे का देहांत 14 अक्टूबर को हो चुका है। प्रसिद्ध मराठी अभिनेता थे। रतन टाटा की बात करें, कौन नहीं जानता इनको भाई। 9 अक्टूबर को इनका देहांत हुआ। टाटा समूह और टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष थे। बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाते थे। डॉक्टर पी वेणुगोपाल की बात करें तो 8 अक्टूबर को इनका देहांत हुआ। भारत के अग्रणी हृदय या शल्य चिकित्सक इनको माना जाता है। सीताराम येचुरी ये सीपीएम महासचिव रह चुके हैं और 12 सितंबर को देहांत हुआ। सलीम होश की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कहां के? लेबनान के। 25 अगस्त को उनका देहांत हुआ। गिरीश सहानी की बात करूं तो 18 अगस्त को देहांत हुआ। पूर्व महानिदेशक CSIR के ये पूर्व महानिदेशक रहे। राकेश पाल की अगर बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे। 18 अक्टूबर को देहांत हो गया। नटवर सिंह की बात करें तो 10 मई को इनका देहांत हुआ और भारत के पूर्व विदेश मंत्री ये रह चुके हैं। सुसान वोजस्की की बात करें तो 9 अगस्त को देहांत हुआ। ये यूट्यूब के CEO रह चुके हैं पूर्व। इसके अलावा बुद्धदेव भट्टाचार्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे और 8 अगस्त को देहांत हुआ। ग्राहम थोर्प देहांत हुआ 4 अगस्त को। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रह चुके हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति 3 अगस्त को इनका देहांत हुआ। भारतनाट्यम और कांचीपुड़ी नृत्यांगना से संबंधित थे। अंशुमान गायकवाड़ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं ये और 31 जुलाई को उनका देहांत हुआ। इस्माइल हानिया हमास के राजनीतिक प्रमुख थे। 31 जुलाई को ही इनका देहांत हुआ। हमजा हाज ये
पूर्व जो है उपराष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के भाई, 24 जुलाई को देहांत हो गया। फ्रांसिस डी ब्रिटो मराठी लेखक थे, 25 जुलाई को उनका देहांत हुआ। सुभाष दांडेकर 15 जुलाई को देहांत हुआ, कैमलिन के संस्थापक थे। और अपर्णा वस्तारे का जो देहांत हुआ वो 11 जुलाई को हुआ, कन्नड़ अभिनेत्री थी ये। स्मृति बिस्वास की बात करें तो 3 जुलाई को इनका देहांत हो गया, बंगाली, हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने। रॉबर्ट टाउन की बात करें तो 21 जुलाई को देहांत हुआ, पटकथा लेखक, ऑस्कर विजेता थे, पटकथा लेखक थे। इसके अलावा इस्माइल कादरे की बात करें तो अल्बानियाई उपन्यासकार थे, अल्बानियाई उपन्यासकार, 1 जुलाई को देहांत हो गया। भूपिंदर सिंह रावत 29 जुलाई को देहांत हुआ, फुटबॉल, ये आपके फुटबॉल से संबंधित थे। फ्रैंक डकवर्थ अंग्रेजी सांख्यिकीविद थे, 21 जुलाई को देहांत हो गया। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। हरपाल सिंह बेदी की बात करूं तो अनुभवी खेल पत्रकार थे और 15 जून को इनका देहांत हुआ। टीके चथुनी 15 जुलाई को पूर्व फुटबॉल के कोच रहे हैं ये, इनका भी देहांत हो चुका है। और पंडित राजीव तारानाथ की बात करें तो महान सरोद वादक थे, इनका भी देहांत हो गया भाई। और अमोल काले अध्यक्ष रहे हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, 10 जून को इनका देहांत हुआ था। तो ये कुछ प्रमुख व्यक्ति आपने देखे जिनका देहांत हुआ है, कुछ प्रमुख व्यक्ति थे ये जिनका देहांत हुआ है हाल ही में। ठीक है भाई, चलिए जी, ये अब देखेंगे हम कुछ प्रमुख नियुक्तियां जो हुई है, राष्ट्रीय नियुक्तियां 2024-25 की, तो उनको अब देखने वाले हैं। अभी हमने क्या देखा इससे पहले, जिन लोगों के देहांत हुए हैं उनको देखा है। अब देखेंगे भाई हम क्या नियुक्तियां, राष्ट्रीय प्रमुख नियुक्तियों के बारे में देखने वाले हैं। पिनाकी चंद्र घोष, सबसे पहले बात करेंगे पिनाकी चंद्र घोष की। तो देश के पहले लोकपाल इनको नियुक्त किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब। क्वेश्चन यहां से इस तरह का जो है आपका आ सकता है कि देश के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया, तो पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्ति दी गई है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद देखेंगे जनरल विपिन रावत की बात करें, वैसे तो इनका देहांत हो चुका। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनको घोषित किया गया था, सीडीएस। इसके अलावा विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कौन, विशाल वी शर्मा। खामी लेम की बात करें तो वैश्विक सद्भावना राजदूत और यूनिसेफ से संबंधित है, यहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई है। करीना कपूर खान राष्ट्रीय राजदूत, यूनिसेफ की राष्ट्रीय राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पर्वत नेनी हरीश की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। अजय माणिक राव खानविलकर भारत के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। पल्ले गंगा रेड्डी की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने हैं ये। आशीष खन्ना ये अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। और अंजू राठी राणा की बात करें तो पहली महिला विधि सचिव नियुक्त की गई हैं भारत की, अंजू राठी राणा। जय भट्टाचार्य की बात करें तो निदेशक बने हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक के। मांगी लाल जाट जो है निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बने हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं या निदेशक बने हैं उनका नाम है मांगी लाल जाट। दिनेश माहेश्वरी की बात करें तो अध्यक्ष बने हैं 23वें वित्त आयोग के, दिनेश माहेश्वरी। नाम याद रखना है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। अशोक जोशी की बात करें तो प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। और नर्मदेश्वर तिवारी उप प्रमुख बने हैं भारतीय वायुसेना के। प्रकाश मखदूम एमडी बने हैं भारतीय फिल्म विकास निगम के। इसके अलावा न्यायमूर्ति सूर्यकांत ये कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नालसा, NALSA के, नालसा के भाई। अजय कुमार की बात करें तो अध्यक्ष बने हैं संघलोक सेवा आयोग, यूपीएससी के जो अध्यक्ष वर्तमान में जो बने हैं तो अजय कुमार बने हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सुधांशु मित्तल की बात करें तो प्रमुख खो खो के महासंघ के ये प्रमुख बने हैं। यशस्वी सोलंकी की बात करें तो पहली महिला ACD, राष्ट्रपति की ACD बनी है। पराग जैन की बात करें तो ये रो के प्रमुख बने हैं। संयोग गुप्ता की बात करें तो ICC के CEO इनको नियुक्त किया गया है। राजीव मेमानी अध्यक्ष बने हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के। और सुनील यशवंत कदम की बात करें तो कार्यकारी निदेशक बने हैं सेबी के। आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट इनको बनाया गया है, आस्था पुनिया को।
ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना है भाई, इस तरह का भी एग्जाम में आ जाता है। केशवन रामचंद्रन की बात करें तो कार्यकारी निदेशक बने हैं आरबीआई के। और प्रिया नायर की बात करें तो पहली महिला सीईओ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ नियुक्त की गई प्रिया नायर को। अभिजीत सेठ की बात करें तो अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा की अगर मैं बात करूं तो सोनाली मिश्रा पहली महिला निदेशक बनी है रेलवे सुरक्षा बल की, आरपीएफ की। इसके अलावा दीपक बांगला निदेशक बने हैं अटल इनोवेशन मिशन के। इसके बाद संजय कोल की बात करेंगे तो संजय कोल जो है एमडी और ग्रुप सीईओ गिफ्ट सिटी के ये प्रमुख बने हैं। अजय सेठ की बात करें तो आईआरडीएआई के ये प्रमुख बने हैं। प्रोफेसर उमा कांजीलाल प्रथम महिला कुलपति बनी है इग्नू की। संजय सिंघल की बात करें तो महानिदेशक सशस्त्र बिला यानी कि एसएसबी की महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है संजय सिंघल को भाई। खालिद जमील की बात करें तो मुख्य कोच बने हैं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के, खालिद जमील। अजय सिंह, अजय सिंह की बात करें तो अध्यक्ष बने हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के, नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस नागेश्वर राव लोकपाल बने हैं बिरखे, लोकपाल इनको नियुक्त किया गया है। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का प्रमुख भी इनको बनाया गया है। डॉक्टर ए राजराजन निदेशक बने हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के। भूपेंद्र सिंह को बनाया गया है उप प्रमुख भारतीय सेना का। और संजय वात्स्यायन को उप प्रमुख बनाया गया है नौसेना का। अनीश दयाल सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये बने हैं किसके, प्रधानमंत्री के भाई, प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं भाई और कौन कौन सी नियुक्ति की गई है। अब अंतरराष्ट्रीय देखेंगे, वे देखिए हमने क्या राष्ट्रीय नियुक्ति, अब देखेंगे अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति। तो पद्मा लक्ष्मी जो है उनको यूएनडीपी की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, पद्मा लक्ष्मी को। सौम्या स्वामीनाथन को डब्ल्यूएचओ का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। और जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री घोषित की गई है। बजेंद्र नवनीत की बात करें तो डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इनको नियुक्त किया गया है। पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि घोषित किया गया, इनको नियुक्त किया गया है। और सेंथिन पांडियन डब्ल्यूटीओ के भारत की ओर से राजदूत, डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत नियुक्त इनको किया गया है। चलिए भाई आगे देखेंगे। वोन गेथिंग जो है यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता हैं जिनको घोषित किया गया है। और थियो जेम्स वैश्विक सद्भावना राजदूत यूएनएचसीआर के ने सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति बने कौन से नंबर के, 47 भाई, यानी कि 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। और मार्को रूबिया की बात करें तो विदेश मंत्री बनी अमेरिका की। मासातो कांडा ये 11वें अध्यक्ष बने एशियाई विकास बैंक के। काश पटेल की अगर मैं बात करूं तो काश पटेल जो है निदेशक अमेरिकी जांच एजेंसी यानी कि एफबीआई की निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। अब बात करें क्रिस्टियन स्टोकर की, तो क्रिस्टियन स्टोकर जो है ये चांसलर बनी है ऑस्ट्रिया की सॉरी, ठीक है। इसके अलावा क्रिस्टी कोवेंट्री ये अध्यक्ष बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। सरली बोचवे ये घाना की है, पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल की। और कमला प्रसाद बिसेसर ये प्रधानमंत्री बनी है त्रिनिदाद और टोबैगो की। मुख्तार बाबायेव COP29 के अध्यक्ष नियुक्त किया गया इनको। दिलबा रूसेक ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन अय्यर की बात करें तो IMF बोर्ड के भारत के प्रतिनिधि इनको नियुक्त किया गया है। पोप लियो ये रोम कैथोलिक चर्च के नए पोप इनको घोषित किया गया है जिनका नाम है पोप लियो। और अगर वैसे पूछ ले आपसे तो कौन से नंबर के हैं भाई ये, तो नंबर की अगर इनके बात करेंगे तो 14वें नंबर के हैं। फ्रेडरिक मर्ज की बात करें तो जर्मनी के 10वें चांसलर बने हैं। और कामिल इदरीस प्रधानमंत्री बने हैं सूडान के। सलीम बिन बिक्र की बात करें तो प्रधानमंत्री यमन के बने हैं। और करोल नवारोकी राष्ट्रपति बने हैं पोलैंड के। जी जे मयांग राष्ट्रपति बने हैं दक्षिण कोरिया के। जी जे मयांग नाम याद रखना, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। ली जे मयांग इनका नाम है, राष्ट्रपति बने दक्षिण कोरिया के भाई। डेविड सल्वाग्रिनी नासा के प्रथम AI अधिकारी नियुक्त किया गया है।
और पाकिस्तान की बात करें तो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल शांति राजदूत नियुक्त किया गया। मेसिन नकवी अध्यक्ष बने हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के। एनालेना बेयरबोक अध्यक्ष बने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के। भूपेंद्र यादव की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के। संजोग गुप्ता सीईओ बने हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में। इसके अलावा जेनिफर सिमंस पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सूरीनाम की। फुम थम वेचाई चाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी कहां की, थाईलैंड की। यूलिया स्विरिडेनको ये प्रधानमंत्री यूक्रेन की बनी है भाई। जस्टिस नसेंगी युमवा ये प्रधानमंत्री बने कहां के, रवांडा के। यूनसोसो म्यांमार के प्रधानमंत्री बने हैं। यूनसोसो बड़ा खतरनाक नाम है भाई। इसके अलावा करसांगी मेसराम ये ब्रिटेन के सबसे युवा सोलिसिटर बने हैं। और इंगा रुगिनियन प्रधानमंत्री बनी है लिथुआनिया की। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां थी जो हमने देखी। अब आगे बात करने वाले हैं हम किसके बारे में भाई, ये भी देख लेते हैं। तो आगे बात करेंगे अब मंत्रिमंडल की, यानी कि मोदी सरकार में जो मंत्रिमंडल है उनमें बात करेंगे सबसे पहले कैबिनेट मंत्रियों की। तो सबसे पहले हम लोग जो है कैबिनेट मंत्रालय देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं भाई, कैबिनेट मंत्रालय। तो कैबिनेट मंत्रालय की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। चलिए जी, तो कैबिनेट मंत्रालय को देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी क्या है भाई, भारत के प्रधानमंत्री हैं जी। चलिए जी, आप सभी जानते हैं। राजनाथ सिंह क्या है भाई, रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह की अगर मैं बात करूं तो गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी यही हैं। नितिन गडकरी की बात करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री मंत्रालय इनको दिया गया है। निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री हैं और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री भी यही हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रासायनिक उर्वरक मंत्री इनको बनाया गया है। एस जयशंकर की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री का पद इनको दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। मनोहर लाल को दिया गया है आवासन और शहरी कार्य ऊर्जा मंत्रालय। पीयूष गोयल की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है, पीयूष गोयल को। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, याद रखना शिक्षा मंत्री रहे हैं कौन, धर्मेंद्र प्रधान। प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्री और कोयला इसके अलावा खनन मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी जो बिहार के रहने वाले हैं, इनको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है। राजीव रंजन लल्लन सिंह इनको कहा जाता है, पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय भी इन्हीं को सौंपा गया है। इसके बाद सर्वानंद सोनोवाल की बात करें तो पतन और पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय इनको दिया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनको सौंपा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का कार्यभार इनको सौंपा गया है। ठीक है भाई, चलो जी आगे देखते हैं। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्रालय, सूचना मंत्रालय एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनको दिया गया है। किजरापू राम मोहन नायडू नागर विमानन मंत्रालय इनको दिया गया है। प्रहलाद जोशी की बात करें तो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय इनको दिया गया है। जुएल ओराम जनजातीय मंत्रालय इनको सौंपा गया है, जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में इनको कार्यभार सौंपा गया है। गिरिराज सिंह की बात करें तो कपड़ा मंत्री हैं, ये कैबिनेट मंत्री सारे भाई, ठीक है। भूपेंद्र यादव की बात करें तो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री इनको दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। श्रीमती अन्नापूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रूप में इनको दिया गया। हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित हैं। डॉक्टर मनसुख मंडाविया की बात करें तो श्रम एवं रोजगार युवा कार्यभार कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इनको सौंपा गया है। जी किशन रेड्डी की बात करें तो कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय इनको दिया गया। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है और सीआर पाटिल को दिया गया भाई जल शक्ति मंत्रालय। ये कुछ आपके प्रमुख मंत्रालय थे जो कैबिनेट मंत्रालय के तहत दिए गए हैं। अब राज्य मंत्री देख लेते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना मंत्रालय इनको दिया गया है।
इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया। अर्जुन राम मेघवाल को विधि और न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्रालय सौंपा गया। जाधव प्रताप राव गणपत राव को आयुष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। जबकि जयंत चौधरी जो हैं इनको कौशल विकास और उद्यमिता एवं शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार इनको सौंपा गया है। तो ये कुछ आपके क्या थे भाई, स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे जो राज्य मंत्री के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य मंत्री के अंतर्गत स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय हमने देख लिए हैं। अब राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्रियों से क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखो आता नहीं, तो इसलिए इनको पढ़ने से भी कोई फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब देखेंगे आगे क्या, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, उनकी राजधानी और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। मैन से देख लेते हैं भाई इसमें। तो देखो सबको देखने में तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैन से देख लेते हैं। राजधानी तो आप सबको पता ही है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, त्रिपुरा की अगरतला, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल है, और मिजोरम की आइजोल है, असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग और सिक्किम की गंगटोक। इसके अलावा और सभी आपके याद है ही वैसे, ठीक है। अच्छा, नागालैंड के जो क्या है, ठीक है, नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वे हैं अजय कुमार भल्ला। इसके अलावा ये कौन से हैं दूसरे, इनको भी देख लेते हैं। असीम कुमार घोष जो हैं ये हरियाणा के हैं। इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये बिहार के हैं भाई, ठीक है। बिहार के इनको राज्यपाल नियुक्त किया गया है और 42वें नंबर के हैं, तो इसको भी याद रखना, आपको देख लेना है। इसके अलावा आगे बात करेंगे, और पूसापति अशोक गजपति राजू ये गोवा के हैं। इसके अलावा कविंदर गुप्ता उपराज्यपाल हैं आपके कहाँ के, लद्दाख के। इसकी राजधानी लेह है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती दी गई है, जबकि इन्होंने विशाखापट्टनम को भी इसकी राजधानी घोषित किया है। और यहाँ पर राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर भाई। चलिए जी, इसके बाद देखेंगे आगे, भारत के उच्च न्यायालय और उनमें जो है ना, और उनकी खंडपीठ के बारे में भी देखने वाले हैं भाई, ठीक है। चलिए जी, मैं थोड़ा सा इसको जो है ना छोटा कर देता हूँ, ये ज्यादा बड़ा हो रहा है और आपको देखने में भी इसमें दिक्कत आएगी, तो अभी थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ज्यादा बड़ा हो गया, अरे भैया हैंग हो गया पूरा ही सिस्टम। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं भी देखता हूँ भाई। चलिए जी, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, अभी ज्यादा छोटा हो गया। अच्छा, तो भारत के उच्च न्यायालय देख लेते हैं भाई। चलिए जी, सबसे पहले देखेंगे भाई, हम बात करेंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय की। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं, तो ये जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना जो की गई 1862 में की गई थी। मुख्यालय कलकत्ता जो है इसका कलकत्ता में ही है, और खंडपीठ है इसकी श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम जो है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। इसका नाम पहले पोर्ट ब्लेयर था और नाम चेंज करके कर दिया गया श्री विजयपुरम। तो ये आपका पश्चिम बंगाल का और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर टी.एस. शिवगणनम मुख्य न्यायाधीश हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं, तो 1862 में ही स्थापित किया गया है। बंबई में नागपुर और पणजी, इसके अलावा औरंगाबाद, ये 3 इसकी खंडपीठ है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन सब का ये है। और यहाँ पर आलोक आराधे मुख्य न्यायाधीश हैं। मद्रास उच्च न्यायालय यानी कि चेन्नई उच्च न्यायालय जिसको कहा जाता है, 1862 में ही स्थापित हुआ था। इसकी जो खंडपीठ है वो आपकी चेन्नई में है, सॉरी, मुख्यालय आपका चेन्नई में है और खंडपीठ है इसकी कहां पर भाई, मदुरै में। तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों का है ये। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें तो 1866 में स्थापित किया गया। प्रयागराज इसका जो है वर्तमान में प्रयागराज में है, और इसकी खंडपीठ है लखनऊ, उत्तर प्रदेश का है। अरुण भंसाली इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पर बात करें कर्नाटक उच्च न्यायालय की, 1884 में स्थापित किया गया। बेंगलुरु में स्थापित है। धारवाड़ और गुलबर्ग इसमें इसके खंडपीठ हैं, और कर्नाटक इसका क्षेत्र आता है। विभू बाखरू यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो 1916 में स्थापित किया गया। पटना में खंडपीठ कुछ नहीं है भाई, बिहार का है ये।
विपुल भानुभाई पंचोली यहाँ के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें तो 1948 में स्थापित किया गया। गुवाहाटी मुख्य खंडपीठ है, सॉरी मुख्य पीठ है इसकी, या हेड ऑफिस है। और कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर इसके खंडपीठ है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, अरुणाचल प्रदेश इसी के अंतर्गत आते हैं। और आशुतोष कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बात करें नंबर 8 पर, उड़ीसा उच्च न्यायालय दिया गया है। 1948 में स्थापना की गई। कटक, ये कटक में है ये, और उड़ीसा क्षेत्र आता है। और हरीश टंडन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो 1949 में स्थापित किया गया था, जोधपुर में। जयपुर में खंडपीठ है, राजस्थान का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। कलपति राजेंद्रम श्रीराम यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। जम्मू और कश्मीर व लद्दाख तो 1928 में स्थापित किया गया था श्रीनगर में, और श्रीनगर में और जम्मू में, दोनों जगह है भाई, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का है। अरुण पल्ली यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है ये कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मिलेगा आपको जबलपुर में। ग्वालियर व इंदौर में इसकी खंडपीठ है, और मध्य प्रदेश का है ये। संजीव सचदेवा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इसके अलावा केरल उच्च न्यायालय, तो ये कहां पर है भाई? 1956 में स्थापित किया गया कोच्चि में, और केरल व लक्षद्वीप का है। और नितिन मधुकर जामधार इसके न्यायाधीश हैं। ये कोच्चि में नहीं है भाई, ये आपका जो ना तिरुवनंतपुरम में है, नहीं ये है भाई कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम तो राजधानी है केरल की। ये केरल उच्च न्यायालय मिलेगा आपको कहाँ पर? ये है जी, याद नहीं आ रहा भाई। तिरुवनंतपुरम तो राजधानी है। एर्नाकुलम, एर्नाकुलम सॉरी, ठीक है, ये एर्नाकुलम में है भाई, ठीक है, एर्नाकुलम में है, एर्नाकुलम। तो एर्नाकुलम में है केरल। ये केरल और लक्षद्वीप दोनों का है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो 1960 में स्थापित किया गया, अहमदाबाद में है। और गुजरात इसके अंतर्गत आता है। सुनील अग्रवाल यहाँ के, सॉरी सुनीता अग्रवाल यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करें तो 1966 में स्थापित किया गया, नई दिल्ली में है। एनसीटी दिल्ली का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की बात करें तो चंडीगढ़ में है, 1966 में स्थापित किया गया। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का है। और सील नागू मुख्य न्यायाधीश है। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय शिमला में है, 1971 में स्थापित किया गया। और गुरमीत सिंह संधावालिया यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय की बात करें तो गंगटोक में है, सिक्किम का है। विश्वनाथ सोमादेर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं सिक्किम के। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर में है, 2000 में स्थापित किया गया। और रमेश सिन्हा इसके मुख्य न्यायाधीश है। उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल में है, 2000 में स्थापित किया गया। और गुहानाथन नरेंद्र यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो रांची में स्थापित है, रांची में झारखंड का हाई कोर्ट है। और तरलोक सिंह चौहान यहाँ के अध्यक्ष हैं। मेघालय की बात करें तो शिलोंग में है, 2013 में स्थापित किया गया। और भाई यहाँ पर है इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा मणिपुर की बात करें तो इम्फाल में है, 2013 में स्थापित हुआ। और के सोमशेखर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला में है, 2013 में स्थापित हुआ। MS रामचंद्र राव यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की बात करें तो हैदराबाद में है, 2019 में स्थापित हुआ था तेलंगाना में। अमरेश कुमार सिंह यहाँ के अध्यक्ष रहेंगे, वो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो अमरावती में है भाई, और आंध्र प्रदेश का है ये। धीरज सिंह ठाकुर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो नोट में भी देख लेते हैं एक बार क्या कहा गया है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, और भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था। बाद में नवीनतम यानी कि 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो अमरावती में बनाया गया है। तो ये भारत के कुछ उच्च न्यायालय थे, कुछ क्या सारों के नाम ही बता दिए मैंने आपको, ठीक है। इसके अलावा विश्व में प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ, उनकी राजधानी वगैरह दे रखी, उनके प्रधानमंत्री दे रखी है। तो कुछ को देख लो भाई, मैन एक देखेंगे हम यहाँ पर श्रीलंका, ठीक है। देखिए श्रीलंका के अभी फिलहाल जो है यहाँ पर पार्लियामेंट होती है। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो श्रीलंकाई रुपया है। अनुरा कुमारा दिशा नायके यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं।
और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वे हैं हरिनी अमर सूर्या, हरिनी अमर सूर्या। नेपाल में केपी शर्मा ओली थे जो देश को छोड़कर भाग गए, ठीक है। इसके बाद यूक्रेन की अगर बात करें तो यूलिया स्विरेंडेको यहाँ की प्रधानमंत्री बनाई गई है और राष्ट्रपति जेलेस्की हैं यहाँ के। तो इसके बाद देखेंगे, अब आगे बात करते हैं भारत और विश्व में प्रथम। भारत और विश्व में प्रथम 2023 से 2025 को हम अब देखने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए तो इनको देखते हैं जी, यहां से जो है आपके क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा बनेगी, इसको देखते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं, चलो हो गया, ठीक है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो केरल है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत कहां पर हुई? तो महाराष्ट्र में हुई। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहां पर कराई गई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका असम में है, यहां पे की गई। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया गया कहां पर? महाराष्ट्र में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पूर्णिया। और भारत का पहला एक्वा टैंक पार्क घोषित किया गया किसको? असम में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक आपका खोला गया कहां पर भाई? हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोला गया कहां पर? हैदराबाद में खोला गया है। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, तो तेलंगाना में खोला गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं हैदराबाद तेलंगाना में इसको खोला गया है। इसके बाद भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल में खोला गया है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल में खोला गया है। इसके बाद समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी खोली गई भाई? सागरमाला वित्त निगम। इसके अलावा योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बनी है गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला बने हैं। भारत की पहली महिला ई वोटर जो बनी है विभा देवी बनी है। नाम याद रखना है, विभा देवी इनका नाम है, जो पहली ई वोटर यानी कि ऑनलाइन जिसने वोट डाली। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर की बात करें तो गाजियाबाद में बना है। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। और भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप यशस्वी सोलंकी को बनाया गया है। इसके बाद विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन बना है आपका हत्सुशिया स्टेशन जापान में है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है किसने? केरल ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिंग आगमो बनी है भाई। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है कौन सा? मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर यानी कि पूरी तरह से पढ़ा लिखा राज्य मिजोरम बना है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती को बनाया गया है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बना है अयोध्या। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या को बनाया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य देखिए, पहला आपका कौन सा? उत्तराखंड है। और दूसरा बना कौन सा? गुजरात। गुजरात में भी समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू कर दिया गया है। आर्टिकल 44 आता है इसमें भाई, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा राज्य गुजरात बना है, जबकि पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य उत्तराखंड था। और गोवा में पहले से ही है। तो ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा बना है? ट्रेन में एटीएम लगा दिया भाई किसने? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ट्रेन में ही एटीएम लगा दिया गया है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। दूसरा बना कौन सा? गुजरात। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानसांग सेंगली सुरंग चीन ने बनाई है भाई। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है ये।
3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़ बना है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली बना है। कहां पर भाई? गुजरात में, मसाली गुजरात। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में खोला गया। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। सेमीकंडक्टर। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया उत्तराखंड ने। और बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया बिहटा में। बिहटा पड़ता है आपका बिहार में भाई। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी बने हैं। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी बने हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन को बनाया गया है। और भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र में खोला गया है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं आगे भाई और कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें जो है भारत ने महारत हासिल की है या विश्व में कुछ प्रथम रहे हैं। चलिए जी, अब देखते हैं समन या वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य, यानी कि जो लोगों को समन दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो ऐसा राज्य जो जो जिसने ऑनलाइन माध्यम से दिया है, यानी कि मोबाइल के माध्यम से, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा पहला राज्य। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है मध्य प्रदेश में। देश का पहला जन मन आवास शिवपुरी मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा बन चुका है। और भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है मोहना सिंह। याद रखना है, मोहना सिंह पहली महिला है जिसने तेजस को उड़ाया है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में खोला गया है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बना है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और तीव्र तैराक बनी है जिया राज। देश का पहला राइस एटीएम, यानी कि चावल का जो एटीएम लगाया गया, कहां पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में लगाया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है भाई। चलिए आगे देखेंगे। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पहली किन्नर जो दरोगा बनी है ट्रांसजेंडर जो है, ये बनी मानवी मधु कश्यप, भागलपुर बिहार से। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है महाराष्ट्र में। 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भारत का सबसे लंबा जो है समुद्री पुल है भाई, अटल सेतु इसको नाम दिया गया है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी कि 1000 दिन बिताने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? रूस के ओलेग कोनोनेको इनका नाम है। ओलेग कोनोनेको इनका नाम है भाई, ये बने हैं जी। चलिए भाई, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद बात करेंगे भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव बनी है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड है। कौन सा देश है? थाईलैंड। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल है भाई, साहित्यिक शहर। अभी अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला है। सभी ग्लेशियर इसके पिघल चुके हैं। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल की बात करें तो भीष्म है। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया पुणे में। कहां बनाया गया? पुणे में बनाया गया। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है, मुंबई की रहने वाली है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई कहां पर? नई दिल्ली में, जलवायु घड़ी। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बनाया गया, पाली जिला है आपका राजस्थान में, तो यहां पर बनाया गया है। इसके बाद बात करें तो ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला कमिश्नरेट नोएडा बना है।
और मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बना है भाई। ठीक है जी। चलिए, तो कुछ अब इसके बाद देखते हैं जो आपके समझौते वगैरह किए गए उनके बारे में बात करेंगे, उनको एक बार देख लेते हैं। संबंधित देश और संस्था के बारे में देखेंगे। यहाँ पर संस्था और संबंधित देश दिए गए और यहाँ पर समझौते का नाम दिया गया है कि कौन कौन से समझौते हुए हैं। चलिए जी, 2024-25 में कुछ प्रमुख समझौते हुए हैं कुछ देशों के बीच में, तो उनको एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई। चलिए, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए, अब आपको चमक रहा होगा पूरा इसमें। चलो देख लेते हैं इनको भी एक बार। चलिए जी, तो एक तरफ संबंधित क्षेत्र या समझौते दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है देश दिए गए हैं कि कौन कौन से देशों के बीच में हुए हैं, और उसके बाद उसका माह दिया गया है। इसके अलावा उसका क्या दिया गया, माह भी दिया गया, महीना, कौन से महीने में वो समझौता हुआ है। तो देखिए, समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता हुआ है अगस्त 2025 में। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल्स और आईआईटी मणिपुर के बीच में अगस्त 2025 में समझौता हुआ। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत और मालदीव के बीच में समझौता हुआ है जुलाई 2025 में। इसके अलावा व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा देने के लिए भारत और नामीबिया के बीच में जुलाई 2025 में समझौता हुआ है। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए दक्षिण अफ्रीका और भारत ने। कब? जून 2025 में। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए भारत और नॉर्वे के बीच में समझौता हुआ है जून 2025 में। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान तेल पोत का मैंने आपको बता ही दिया। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए डेनमार्क और भारत के बीच में समझौता हुआ है मई 2025 में। सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है मई 2025 में। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच में समझौता हुआ अप्रैल 2025 में। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है अप्रैल 2025 में। इसके अलावा बात करें आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली के बीच में समझौता हुआ अप्रैल 2025 में। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ मार्च 2025 में। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मार्च 2025 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। लिथियम अन्वेषण मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, लिथियम वाला। लिथियम अन्वेषण और खनन के क्षेत्र में को सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच में फरवरी 2025 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ जनवरी में। और डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान पर आंध्र प्रदेश सरकार और आईआईटी मद्रास के बीच में जनवरी 2025 में समझौता हुआ है। महाराष्ट्र के तटों और नदी के किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच में समझौता हुआ जनवरी 2025 में। इसके अलावा सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता हुआ भारत और यूक्रेन के बीच में 2024 में दिसंबर में। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्राणोदय प्रणाली के लिए समझौता हुआ भारत और यूक्रेन के बीच। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता किया गया भारत और अल्जीरिया के बीच में नवंबर 2024 में। लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और सेशेल्स ने नवंबर 2024 में। रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता किया गया भारत और स्पेन के बीच में अक्टूबर 2024 में। अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौता किया गया भारत और डीबीटी के बीच में अक्टूबर 2024 में। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता किया गया भारत और जर्मनी के बीच में कब? अक्टूबर 2024 में। सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए भारत और सिंगापुर के बीच में समझौता हुआ सितंबर 2024 में। इसके अलावा एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है किस किस के बीच में भाई? भारत और अमेरिका के बीच में अगस्त 2024 में। एलएनजी अवसंरचना विद्युत विकास के लिए समझौता हुआ भारत श्रीलंका के बीच में 2024 में अगस्त में। और इसके अलावा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र समझौता हुआ है आपका डब्ल्यूएचओ और भारत के बीच में अगस्त 2024 में। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता हुआ भारत और जापान के बीच में कब? अगस्त 2024 में। कृषि चिकित्सा
और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता हुआ भारत और यूक्रेन के बीच में अगस्त 2024 में। गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए भारत और वियतनाम के बीच में समझौता हुआ अगस्त 2024 में। जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है भारत और ताइवान के बीच में जुलाई 2024 में। एक जिला एक उत्पाद हित धारकों के लिए समझौता किया गया भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के बीच में 1 जुलाई 2024 में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए समझौता हुआ भारतीय सेना और IOCL के बीच में जून 2024 में। तो ये कुछ समझौते हुए हैं भारत सरकार और अन्य देशों के बीच में, जिनके बारे में मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की है। अब देखते हैं प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल। प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल देखेंगे, इसके बाद भारत रत्न कुछ लोगों को दिया गया है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है प्रमुख मोबाइल ऐप कौन कौन से चलाए गए हैं और उसके लिए पोर्टल कौन कौन से जारी किए गए हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहले बात करेंगे ECI नेट ऐप जो है, ये भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। मतदान के आंकड़े को तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। इसके अलावा प्रतिभा सेतु पोर्टल यूपीएससी के द्वारा चलाया गया। भाई, यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया है। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको विकसित किया गया, जारी किया गया। विनियामक प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटलाइज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद पोर्टल की बात करें तो केंद्र सरकार का है। देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा सचेत ऐप की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। AI चैट बोट और सारथी हरियाणा सरकार का है। हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया। सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान करने के लिए इसका गठन किया गया है। इसके बाद बात करेंगे E-सीट ऐप जम्मू कश्मीर का है, स्वास्थ्य विभाग का। राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। राइस ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया। बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। स्वा रेल ऐप भारतीय रेल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए इसको बनाया गया है। RBI डाटा पोर्टल रिजर्व बैंक का है, आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। मित्र पोर्टल की बात करें तो सेबी का है। इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार का है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए। भारत पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया। भगोड़ों को पकड़ने के लिए CBI का एक पोर्टल है, ये जो देश से पैसा लेकर भाग रहे हैं। स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। एकलव्य पोर्टल की बात करें तो भारतीय सेना का है। अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए इसका स्थापना की, इसको जारी किया गया है एकलव्य को। अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जारी किया गया, अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। इसके अलावा सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया। 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। विजन पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी किया गया, वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा सुगम ऐप की बात करें तो चंडीगढ़ सरकार के द्वारा जारी किया गया, संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। भाई, इसके बाद संकलन ऐप की बात करें तो संकलन ऐप जो है यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस की बात करें तो केरल सरकार का है। सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। जागृति ऐप की बात करें तो उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा जारी किया गया, उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डाक पैटर्न से बचाने के लिए। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया। इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होगी। लोकपथ मोबाइल ऐप की बात करें तो MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जारी किया। इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर PWD में शिकायत कर सकता है। सिटीजन
सेंटिनल ऐप केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया। यातायात नियमों के संकलन पर नजर रखने के लिए। एक पेड़ मां के नाम संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जारी किया। पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं मां के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु निवाहिका वेब पोर्टल NIT कालीकट डेटा प्रबंधन के लिए इसको लागू किया गया। हाथी ऐप असम सरकार ने जारी किया। मानव और हाथी संघर्ष और परिणाम मौतों को कम करने के लिए इसको जारी किया गया है भाई। इसके बाद बात करेंगे निर्माण पोर्टल की, तो कोल इंडिया लिमिटेड ने इसको जारी किया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की है। सिविल सेवा में प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए देगा कौन? कोल इंडिया लिमिटेड। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए इसको जारी किया है। उपस्थिति पोर्टल की बात करें तो झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। सारथी 2.0 ऐप सेबी ने जारी किया है जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। और अब बात करें प्रवाह पोर्टल की, तो प्रवाह पोर्टल जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। और बूथ राबता पोर्टल ये पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया है मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। सारथी पोर्टल की बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसको जारी किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना इसका काम रहेगा। सी कारेज पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने जारी किया। कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए इस पोर्टल को जारी किया गया। तो ये कुछ ऐसे पोर्टल थे जो मोबाइल ऐप थे या पोर्टल थे जो 2024-25 में जारी किए गए भारत सरकार के द्वारा, कुछ अलग अलग भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा। अब देखेंगे हम भाई भारत रत्न की बात करेंगे। आगे बात करने वाले हैं किसकी? भारत रत्न की बात करेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो भारत रत्न को देखते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे भाई क्या? भारत रत्न।